हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यशस स्टडी पॉइंट। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हृदय किस प्रकार से ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है, फैलता है। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है और जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 यानी कि 7.4 होता है। और ब्लड के पूरे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। और चूंकि जो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 होता है, इसलिए यह क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, ब्लड क्षारीय होता है। आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू जब पढ़ाया गया होगा या फिर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो पीएच वैल्यू होता है उसमें अगर 7 से नीचे आते हैं तो हम अम्लीय के क्षेत्र में चले जाते हैं और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय के क्षेत्र में। तो यानी 7 पॉइंट से 14 के बीच में अगर होता है तो वह विलेन कैसा होता है, क्षारीय होता है, या जिसका पीएच वैल्यू उतना होता है वह क्षारीय होता है। और इसलिए हमारा ब्लड क्या है 7.4 पीएच वैल्यू का है, इसलिए यह कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 उदासीन होता है जो जल का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। यह तरल संयोजी ऊतक होता है। जब ब्लड हमारा जो निकाल करके जैसे हम डोनेट करते हैं ब्लड, तो उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, तो उसको हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा क्या किया जाता है, उसको फ्रिज में या फिर कहीं भी जहाँ पे उसको रखा जाता है स्टोर करके हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा तापमान बना करके उसको रखा जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो ब्लड हमारा 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और सेरकार्पेक्सल यानी कोशिका कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% भाग बनाता है और जबकि कोशिका कणिकाएं कितना बनाता है, 45%। तो कोशिका कणिकाएं जो 45% हमारे ब्लड का भाग बनाता है और प्लाज्मा कितना बनाता है, 55% बनाता है। लेकिन जो प्लाज्मा अपने आप में होता है यानी कि 55% अपने आप का 100% होगा, तो वह जो प्लाज्मा होता है जितना मात्रा में भी ब्लड में पाया जाता हो उसका 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जो 10% शेष बचता है उसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, जिसमें से प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 6 से 7% पाया जाता है। इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व में हमारा है जैसे ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। और क्या होगा, अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है। और क्या होते हैं पोषक तत्व, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज हो गया, वसा अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, वसी अम्ल। वसा जानते हैं ना, जो तैलीय होता है, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, सब क्या है, वसा है। तो वसी अम्ल हो गया। और क्या है हमारा, विटामिन है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, प्रोटीन में हमारा यह प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुमिन होता है, और एक होता है एल्बुमिन होता है, ग्लोबुमिन होता है, फाइब्रोनोजन होता है। और कौन, ठीक है, पहले फाइब्रोनोजन जान लेते हैं। फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुमिन होता है, ग्लोबुमिन। यह सब क्या है, प्रोटीन्स हैं। फाइब्रोनोजन का काम क्या होता है, ब्लड के थक्का जमने में, यानी रक्त के थक्का जमने में फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या करता है, थक्का जमाने में। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ब्लड का थक्का जमाने में कौन काम करता है, मुख्यतः फाइब्रोनोजन। यानी कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, जो एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के भीतर पाया जाता है, वो प्लाज्मा के यानी कि हमारे शरीर के संतुलन को, ऑस्मोसिस परासरणीय संतुलन को बनाए रखता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरणीय संतुलन को बनाए रखता है, परासरणीय संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है, संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, और जो हमारा ग्लोबुमिन प्रोटीन होता है वह क्या करता है, डिफेंस का काम करता है, यानी किसी भी रोग से या किसी भी चीज से क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है, ग्लोबुमिन करता है। तो यह किसका काम करता है, डिफेंस, यानी कि यह रक्षा का काम कौन करता है, ग्लोबुमिन करता है। एक इसके अतिरिक्त तो होता है एंटीबॉडीज भी हमारे प्रोटीन में ही आते हैं। एंटीबॉडीज हो गया हमारा, एंटीबॉडी जानते हैं यह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में, यानी कि एंटीबॉडीज काम करते हैं। इसमें एंटीबॉडीज भी पाया जाता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हमारा अगर देखें तो प्लाज्मा
ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% केवल जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ। 90% के बाद शेष में 10% में 6 से 7% प्रोटीन आ जाता है और शेष में पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या है हमारा, जैसे कि मान लीजिए क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड जो नमक हम खाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे कैल्शियम है, यानी कि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट है और क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है और क्या, मैग्नीशियम है, आयरन है। इसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थ में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ में प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा 90% जल बनाता है और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन और पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल भी बनता है इसमें। यानी कि प्रोटीन जो 6 से 7% के आसपास चलता है, इसमें फाइब्रोनोजन नामक जो प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है हमारे पारासोनरी दाब के संतुलन को बनाए रखता है और जो ग्लोबुमिन होता है डिफेंस यानी कि रक्षा तंत्र का काम करता है। और प्लाज्मा का जो मेन वर्क होता है वह क्या करता है, फूड का स्थानांतरण यानी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पूरी बॉडी में करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, भोज्य पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण पूरे शरीर में करता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हमारे ब्लड के माध्यम से किसके द्वारा किया जाता है, तो प्लाज्मा के द्वारा। उसमें आरबीसी अगर दे देता है तो आरबीसी गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी किसका संवहन करता है, आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्लाज्मा के विषय में जान लिया कि प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग होता है, जिसमें 90% जल होता है, कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में हमारा प्रोटीन होता है, कुछ पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल विटामिन इत्यादि पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि है। और प्रोटीन में हमने पढ़ा कि फाइब्रोनोजन क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग थक्का जमाने में प्रोटीन प्लाज्मा में ही पाया जाता है फाइब्रोनोजन। और एल्ब्यूमिन का होता है जो निकलता कहाँ है, फाइब्रोनोजन हमारा निकलता है लीवर से। कहाँ से निकलता है, लीवर से। ठीक है, यह जो प्रोटीन होता है जो आगे कहाँ मिलता है, हमारे ब्लड में यानी कि प्लाज्मा में मिल जाता है, ये निकलता है लीवर से। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोसिस परासरणी संतुलन बना रखता है और ग्लोबुमिन जो प्रोटीन होता है डिफेंस का काम करता है। एंटीबायोटिक रोगों की संख्या जो बढ़ती है उसमें क्या होती है, इनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल कार्पेक्सल्स के विषय में, यानी कि कोशिका कणिकाओं के विषय में। कोशिका कणिकाएं हमारी कितनी हैं, इसमें हमारा है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पेक्सल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पेक्सल्स और एक क्या है हमारा प्लेटलेट्स है। ठीक है, क्या है, प्लेटलेट्स। आरबीसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आरबीसी अपने आप में विशाल है, आरबीसी का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। तो फाइब्रोनोजन क्या काम करता है, तब सोच लीजिए, दिमाग में अपने बनाइए। फाइब्रोनोजन क्या काम करता है, लीवर से निकलता है और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और प्लाज्मा का जो मेन कार्य होता है वह क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पूरे शरीर में क्या करना, स्थानांतरण करना, यानी कि भोजन पदार्थ जितने भी हैं उनका क्या करना, स्थानांतरण करना। आरबीसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पेक्सल। इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट, यानी इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितना का होता है, इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। और इसके भीतर में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि ऊंट है और लामा है। जैसे कि इसमें अपवाद में क्या है, अपवाद में हमारा ऊंट है और एक क्या है, लामा है। यह दो ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जिनके आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है,
प्रेजेंट होता है। और जो आरबीसी का निर्माण होता है वह क्या होता है, कहीं भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो इनका निर्माण जो होता है आरबीसी का कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है। और इसका जो मृत्यु होता है यानी कि मरता कहाँ पे है, यह मरता है लीवर में। कहाँ मरता है, लीवर और स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। कहाँ, प्लीहा और लीवर में। ठीक है, प्लीहा को क्या बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक। क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा का एक नाम और है जिसको जान लीजिए तिल्ली, कभी कभी इसका एग्जाम में देता है तिल्ली के नाम से, जिसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के नाम से भी हम किसको बोलते हैं, प्लीहा को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का सेम वही बोन मैरो में, यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है, इसका भी जो निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का वह भी कहाँ होता है, बोन मैरो में। यह भी कहाँ मरता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में मरता है। ठीक है, और लेकिन जो गर्भावस्था में जैसे बच्चे हो गए, तो गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको अगर अस्थि मज्जा उनमें क्या होती है, एक ही उनका जो निर्माण होता है ब्लड का वह होता है लीवर में या स्प्लीन, दोनों में से किसी एक में होता है, क्योंकि उनमें अस्थि मज्जा क्या होती है, उपस्थित होती है। तो अगर गर्भ की अवस्था में है बच्चे, भ्रूण में जिसको हम बोलते हैं गर्भ की अवस्था में, तो गर्भ में बच्चे में जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, लीवर या प्लीहा, दोनों में से किसी एक में होता है, लीवर या प्लीहा में। ठीक है, लीवर या प्लीहा में। लेकिन वही जब बच्चा किशोर होता है, बड़ा होता है, गर्भ से निकलने के पश्चात, तो उसका यह क्या बन जाता है, उसको मारने वाला बन जाता है, जबकि उसका निर्माण केंद्र कौन बन जाता है, अस्थि मज्जा बन जाता है। यानी कि आरबीसी का एक नाम एरिथ्रोसाइट है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अपवाद में ऊंट और लामा है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। मरता कहाँ है, लीवर या स्प्लीन में मरता है, जिसको हम प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्लीहा तिल्ली, जिसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आरबीसी के अंदर ही उपस्थित होता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है स्थित होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हिम अर्थ से बना है, अर्थात आयरन की श्रेणी से रख दिया जाए, टिन आयरन जिससे जंग लगता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। या ऑक्सीजन और कार्बन डाई का क्या करता है, पूरे शरीर में संवहन करता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है। जबकि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हमारे प्लाज्मा महोदय जी करते हैं। ठीक है, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है यह क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि संवहन करता है। ठीक है, और प्लीहा को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ऊंट व लामा में क्या होता है, आरबीसी, ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन कितना होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी का एक और नाम है जिसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह मरता कहाँ है, यानी कि आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन मरता कहाँ पे है, तो मरता है कहाँ, लीवर में मरता है। और जो प्लीहा होता है या जिसका एक नाम और है तिल्ली, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल और इनका जो संख्या होता है लगभग प्रति घन कितना होता है, 5.5 मिलियन होता है। 5.5 मिलियन यानी कि लगभग 5.5 लाख प्रति MMQ होता है इनकी, यानी कि ब्लड के अंदर जो उपस्थित होते हैं 5.5 मिलियन MMQ होता है। इसका आकार कैसा होता है, आकार के विषय में मैंने बताया, गोल होता है, गोल या फिर चपटा। जैसे दवाई की टिकिया देखें, दवाई की टिकिया जो गोल गोल बनती है और फिर चपटी जैसी होती है, वैसा आकार किसका होता है, आरबीसी का होता है। ठीक है, आरबीसी के विषय में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के विषय में। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी, अब इसको मिटाएंगे तब ना,
तब तक आप लोग याद कीजिए कि किसके अंदर किसके आरबीसी के अंदर पाया जाता है, किस जीव के आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। सोचिए, ऊंट है और क्या है, लामा। और वैसे तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है इसका? नाम था इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पेक्सल्स के अतिरिक्त क्या है, इसका एक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इसका जो लगभग आकार होता है, यानी कि जो घेरता है यह स्थान, लगभग 6000 से 8000 mm³ इसका क्या होता है, यानी कि 1 mm³ में लगभग 6000 से 8000 इनकी संख्याएं होती हैं। इनका जीवन लगभग 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन का इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। कितना का होता है? इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इनका निर्माण भी वही, इनका निर्माण सेम स्थान वही है जहाँ पे आरबीसी का निर्माण हो रहा था, इनका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मरता कहाँ है? यह भी वही मरता है जहाँ आरबीसी मरता है, यानी कि लीवर और स्प्लीन में मरता है। कहाँ? स्प्लीन यानी प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा में, यानी कि इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, मरता है वही स्प्लीन और प्लीहा में। इसके अंदर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके अंदर और क्या नहीं होता? डीएनए होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, उसका विपरीत होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है। इसके अंदर डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। यानी कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है और क्या होता है? डीएनए होता है। और कैंसर में इनकी संख्या, जैसे कि हमको जब ब्लड कैंसर होता है, किसी को भी अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें इसकी संख्या, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या, जिसको हम टीएलसी गिनते हैं ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या टोटल क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कैंसर में इनकी संख्या, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कैंसर में क्या होती है? बढ़ जाती है। कैंसर में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए हम कैंसर का एक और नाम है, कैंसर का एक नाम इसीलिए, इनकी संख्या बढ़ जाने के कारण ही उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कैंसर का एक और नाम क्या है? ल्यूकेमिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका जो डब्ल्यूबीसी का विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। डब्ल्यूबीसी का विभाजन कैसा होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। और ल्यूकोसाइट, अब डब्ल्यूबीसी को जान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारा क्या होता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। इसका एक दूसरा नाम होता है। और इसकी संख्या जो होती है 6000 से 8000 mm³ होती है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मरता कहाँ है? लीवर या स्प्लीन या प्लीहा में मरता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है? यह सफ़ेद होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। कब? कैंसर, जब व्यक्ति को जब ब्लड कैंसर होता है तो इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका एक नाम, कैंसर का एक और नाम भी क्या है? ल्यूकीमिया। क्योंकि किसे बना है? ल्यूकोसाइट से। इसे याद कीजिए कि कैंसर का एक नाम है ल्यूकीमिया। इसलिए इसमें क्या है? मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसका जो विभाजन होता है, कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक कणिका युक्त होती है, कणिका रहित होती है। इसको विषय में हम पढ़ लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने तो जान लिया कि क्या होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो 2 प्रकार है उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का कौन कौन सा है।
ठीक है। तो WBC, अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं ना। WBC पढ़ते हैं। WBC दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? कणिका युक्त व कणिका रहित। कणिका युक्त व कणिका रहित या कणिका विहीन इसको कह सकते हैं, जिसमें कणिका नहीं पाई जाती है ना। इसमें दो होता है, कणिका रहित में दो होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। कणिका युक्त में कौन सा होगा? एरिथ्रोसाइट। इसमें तीन होती हैं। बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसियोनोफिल्स। ठीक है। यह हमारी क्या होती है? WBC। कणिका युक्त में बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसियोनोफिल्स। कणिका रहित यानी कि कणिका रहित या कणिका विहीन में क्या है हमारा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट जो होती है इन सभी में यानी कि इन पांचों में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी होती है। और मोनोसाइट क्या होती है? सबसे छोटी होती है। RBC में अगर तुलना करेंगे तो उसमें भी सबसे छोटी मोनोसाइट है और सबसे बड़ी क्या है? लिम्फोसाइट है। ठीक है। और मोनोसाइट को क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं। यानी दोनों मिलकर के अच्छा काम करता है, लेकिन इन दोनों क्या बोलते हैं? WBC में इन्हीं के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? सिपाही। यानी ये दोनों किसका काम करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है? संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि किसी को एलर्जी हो जाता है, किसी खांसी जुकाम सर्दी, तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और बेसोफिल्स क्या होता है? बेसोफिल्स सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट, सबसे बड़े पुलिस में माना जाता है इसको। और सबसे बड़ा किसको माना जाता है? बेसोफिल्स। लेकिन इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बेसोफिल्स है। इन तीनों में बड़ा बेसोफिल्स है, लेकिन इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है? लिम्फोसाइट है। तो सबसे बड़ा इसको क्या माना जाता है? सिपाही माना जाता है। और बेसोफिल क्या है? बेसोफिल्स नंबर में कम होता है, न्यूट्रोफिल्स नंबर में बहुत ज्यादा होता है। और इससे क्या बोला जाता है? लेकिन जो हमारा होता है इसियोनोफिल्स जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है। नहीं, हाँ, लिम्फोसाइट सबसे बड़ा होता है, मोनोसाइट सबसे छोटा। दोनों डिफेंस का काम करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। किसकी संख्या? न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर में अधिक होते हैं। नंबर में इनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। नंबर में इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? बता ही दिया गया है। और जब किसी को कोई रोग होता है जैसे कि खांसी जुकाम, तो इनमें इन्हीं की संख्याओं बढ़ जाती है। तो इन्हीं से पता लगा, जैसे कि जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो इसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। किसी को एलर्जी है तो उसमें बेसोफिल्स बढ़ जाता है। और जैसे कि चिकनगुनिया कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं तो इसियोनोफिल्स बढ़ जाता है। यह पूरा पूरा क्या है? WBC है। अब सोचिए इनकी संख्या बढ़ती क्यों है? इनकी संख्या बढ़ती इसलिए है क्योंकि इसको हमको कहा जाता है कि शरीर का WBC क्या है? सिपाही है। रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। इसमें क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो कणिका विहीन है वह क्या है? सिपाही यानी डिफेंस का काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कोई भी हमको रोग आ गया तो उसके विरुद्ध हमको क्या चाहिए? लड़ने के लिए शक्ति चाहिए। तो उनकी शक्ति कहाँ से मिलती है? इन कणिका युक्त यानी कि बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से। तो जब उनको लड़ने के लिए चाहिए, वायरस आ गया, कोई हमारे शरीर में आक्रमण कर रहा है, तो इनकी संख्या क्या होती है? उस टाइम बढ़ जाती है। तो डॉक्टर इन्हीं की जांच करता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ऐसे हमको पता लग जाता है कि इसको क्या है? अस्थमा है, या फिर एक जो छिकने वाली बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? नाम नहीं याद आ रहा है उसका। बेसोफिल्स है हमारा, जैसे जो सर्दी जुकाम है उसमें एलर्जी में न्यूट्रोफिल्स हमारा बढ़ जाता है। बेसोफिल्स एलर्जी में बढ़ जाता है। एक आता है ना अस्थमा टाइप का, उसमें